नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और हम लोग करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट ग्राउंडिंग आसना सीरीज। ये सीरीज हमारे ग्राउंडिंग आसनों को बेस में रख करके बनाई गई है, जिससे आपको स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, साथ साथ आपको ग्राउंडिंग भी आपको मिलने वाली है, सेंटरिंग आपको मिलने वाली है। इस तरह के बेनिफिट आपको इस सीरीज के मिलेंगे। इसके जो पीक आसन है वह है उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन ए, बी और सी। ये हमारे पीक आसन है। ये पूरी सीरीज इन्हीं के ही चारों ओर बनाई गई है, यानी कि पहले आपके होंगे इसके वार्म अप होगी, प्रिपरेटरी आसन होंगे, फिर हमारे पीक आसन होंगे, फिर काउंटर पोजेस और फिर रिलैक्सिंग आसन करके ये पूरी सीरीज हमारी समाप्त हो जाएगी। इस तरह से हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस, एक क्वालिटी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत सारे बेनिफिट भी आपको प्रैक्टिस के साथ देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए कर लीजिए अपनी योग मैट को तैयार, करते हैं इस अभ्यास की शुरुआत। इस पूरी प्रैक्टिस को करने के लिए हमारे साथ में है पवन नेगी जी। ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस को देख पाएं और समझ पाएं। तो चलिए, हमारी जो पहली प्रैक्टिस होने वाली है वो है एक वार्म अप मूवमेंट। सबसे पहले मैं चाहूंगा, इससे भी पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने पैरों को खोल करके अच्छे से शेक कर लें, ताकि पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाए, एनर्जी थोड़ा सा आने लग जाए। तो पवन नेगी जी पैरों को सामने की तरफ खोल करके बैठ जाएंगे और पैरों को अच्छे से शेक कर लें। आपकी वार्म अप यहां से स्टार्ट हो जाती है। अच्छे से पैरों को आपने शेक करना है। बहुत बढ़िया। शेक करने के बाद हम लोग यहां से करेंगे एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन के लिए पैरों को आपस में चिपका लें और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एंकल को रोटेट करना शुरू करेंगे। आराम पूर्वक आपको ब्रीदिंग करते रहना है। यदि आपने अभी इससे पहले, प्रैक्टिस से पहले अपने आप को सेंटर्ड नहीं किया है, तो आपको वैसे नॉर्मली किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ करके आंख बंद करके 1 मिनट अपने ब्रेथ पे ध्यान लगाना चाहिए और फिर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना चाहिए। ऑलराइट, तो पहले 8-10 बार क्लॉकवाइज रोटेशन कर लें, फिर उसके बाद 8-10 बार एंटी क्लॉकवाइज यहां पर रोटेशन कर लें। एक अच्छा रोटेशन मूवमेंट आपको अपने एंकल पर लेकर के आना है। जितना बड़ा रोटेशन आप कर सकते हैं करें, क्योंकि एंकल ही होते हैं हमारे स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसनों का आधार। ऑलराइट, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है नी रोटेशन। तो नी रोटेशन के लिए आपने अपने राइट लेग को मोड़ना है, अपने थाई के पीछे से सपोर्ट देना है और उसके बाद ब्रीथ इन, यानी कि श्वास को भरते हुए आपने पैर को ऊपर उठाना है। ब्रीदिंग करते हुए पैर ऊपर आएगा और फिर उसके बाद रोटेशन लेते हुए नीचे को आ जाएगा। इस तरह से आपको ये रोटेशन मूवमेंट चलाते रहना है। इसे भी लगभग आपने 8 से 10 बार एक डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज करेंगे पहले और फिर 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, इस प्रैक्टिस को करते वक्त आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है जितना रख सकते हैं। इसके लिए चेस्ट को अपना लिफ्टेड रखना है। शोल्डर्स जो हैं आपके वो लिफ्ट नहीं रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। एक बार आपने एक डायरेक्शन में रोटेट कर लिया, फिर दूसरे डायरेक्शन में आपने रोटेशन को देना है और नी की तरफ से, एंकल की तरफ से जॉइंट को एकदम से फ्री रखना है। उसमें किसी भी तरह का एक्टिवेशन नहीं होगा। मसल एक्टिवेशन, आपको अपनी काफ मसल एक्टिव नहीं करनी, एकदम से रिलैक्स रखेंगे। जॉइंट रिलैक्स रहेगा, मसल रिलैक्स रहेगी, ताकि रोटेशन मूवमेंट अच्छे से जॉइंट में होकर के आ जाए। तो पहले एक पांव से कंप्लीट करने के बाद आप पैर को स्विच कर लेंगे। अब यहां भी आपने 8 से 10, लगभग 8 से 10 आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करना है और फिर 8 से 10 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। जब आप इस रोटेशन को कर रहे होंगे, आपको अपने पैर पे ध्यान लगाना है, या फिर नीचे घुटने की तरफ देख लें या फिर अपने एंकल की तरफ देखें और ध्यान पूर्वक इस मूवमेंट को करें। जितना ध्यान आपका अपने पैर के साथ जुड़ेगा, उतना ज्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। तो एक डायरेक्शन से कंप्लीट करने के बाद आप इसको फिर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन को स्टार्ट करेंगे। ब्रीदिंग आपकी दोस्तों चलती रहनी चाहिए प्रैक्टिस के दौरान। इस तरह से ये आपका नी रोटेशन मूवमेंट यहां पे होगा। इसके बाद हम लोग अगली प्रैक्टिस में हम अपने लोअर बैक और ग्लूट्स को स्ट्रेच करना चाहेंगे। उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक्टिव सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं या फिर अग्नि स्तंभासन। एक्टिव सुखासन के लिए थोड़ा सा फ्रंट में आ जाएंगे ताकि फ्रंट वाला हिस्सा आपका दिख जाए। एक्टिव सुखासन के लिए आपने पैरों को क्रॉस करना है एक एक करके। पहले पैर अपने सामने रख लें। यहां से आपने घुटनों को मोड़ना है, पंजों को नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लें। बहुत अच्छे। अब यहां से आपने एक पैर क्रॉस करना है, थोड़ा सा पांव को आगे ले लें। हाँ, अब एक पैर को क्रॉस कीजिए। ये अब इस पैर को अपने थाई के नीचे ना ला करके घुटने की सीध में लाना है आपने। फिर आपने दूसरा पैर क्रॉस करना है
जो उसके सामने से आएगा, और फिर अपने घुटनों को नीचे लेकर के जाना है इस तरह से। जिस भी साइड से आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, अगर आपका राइट लेग फ्रंट में आने पर आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो राइट को फ्रंट में रख करके करें, अगर आप लेफ्ट को फ्रंट में रख करके कंफर्टेबल फील करते हैं तो लेफ्ट को फ्रंट में करें, क्योंकि हमारे बॉडी के यूजेस के अकॉर्डिंग हमारे हिप इवन नहीं रहते हैं। हिप तो आपकी जो बोन स्ट्रक्चर है वो तो इवन रहता है, परंतु मसल्स जो है वो आपकी टाइम यूज के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, वो जैसे आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से शॉर्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा अनइवन लगता है जब आप दूसरे साइड से करते हैं। हालांकि आपको बदल बदल के प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। तो ये आपके एक्टिव सुखासन की स्थिति है जिसमें आपकी बैक लेग की जो शिन बोन है वो आगे वाले पैर के काफ मसल पे प्रेस कर रही है, आगे वाले पांव के काफ मसल बैक लेग शिन बोन पे प्रेस कर रही है। आपके एंकल एक दूसरे घुटने के पास में आने लग गए हैं। अब यहां से ये है आपके एक्टिव सुखासन। दूसरी होती है अग्निस्तंभासन। यदि आपको अग्निस्तंभासन पता है और आप कर सकते हैं तो आप अग्निस्तंभासन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फायर पिलर पोज कहते हैं, वो आप कर सकते हैं स्ट्रेच के लिए। अब यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर लेके जाएंगे, अच्छे से स्ट्रेच देंगे हाथों और कंधों पे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ को झुकेंगे। इसके बाद हाथों को पहले नीचे लेके जाएं और फिर हाथों को स्ट्रेच करवाते चले जाएं। हाथ आपके शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा खुलेंगे, थोड़ा ज्यादा हाथों को फैला लें और शोल्डर्स को अपना नीचे की तरफ रखेंगे, डाउन रखेंगे। शोल्डर ब्लेड आपकी नीचे आपके हिप की तरफ आ रही है और इन हो रही है आपके चेस्ट की तरफ। इससे आपके बैक पे एंगेजमेंट भी रहेगा और एक स्ट्रेच भी अच्छा सा आता है, और इसके द्वारा आपके जो नेक के अराउंड में कंप्रेशन भी नहीं रहता। एक अच्छा सा स्ट्रेच आपको लोअर बैक से लेकर के आना है। तो लोअर बैक को जितना लेंथन करके आप अपनी चेस्ट को और आगे उठा करके लेके जा सकते हैं, लेके जाएं। इससे आपके अच्छे सा बैक में स्ट्रेच आ जाएगा, ग्लूट्स में स्ट्रेच आ जाएगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन की वो होने लगेगी। हालांकि हमको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी हमको एक एक्टिवेशन प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए अपने ग्लूट्स और लोअर बैक के लिए, जब भी आप किसी भी स्टैंडिंग बैलेंसिंग पोज को करते हैं तो। ऑलराइट, कुछ श्वास प्रश्वास यहां पर लेने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आपने ऊपर आ जाना। हाथों के सहारे वॉक करते हुए हल्के से ऊपर आ जाएं, और थोड़ा जब बैक सीधी होने लगे तो हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले आए, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ आपके नीचे आ जाएंगे। अब यहां से पैरों को सामने की तरफ खोल लें, क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए आपको राइट लेग को सीधा रखना है, लेफ्ट लेग को बेंड करके अपनी राइट इनर थाई के पास लेकर के जाना है। अब जानु शीर्षासन में हम लोग यहां पर एक क्वालिटी वाला हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच देंगे। हालांकि ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच प्रिपेरिटी नहीं माना जाएगा, ये वार्मिंग अप स्ट्रेच है, तो आपने बहुत डीप नहीं जाना है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जाना है। आपका जो राइट लेग है वो स्ट्रेट और एक्टिव रहेगा। उसके लिए आपने अपनी राइट हील को प्रेस करना है और बैक ऑफ द थाई शुड बी प्रेस डाउन। ये वाला जो हिस्सा है आपका, क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को। अब श्वास को भरते हुए, ब्रीद इन करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे, और ब्रीद आउट के साथ में धीरे से आगे को झुकेंगे और पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। पूरा आगे ना नहीं झुकना है आपने, सिर्फ अपने पंजे को पकड़ना है और चेस्ट को लिफ्ट करना है, शोल्डर्स को डाउन करना है, अपनी स्पाइन को लेंथन करना है ऊपर की तरफ को लोअर बैक से। चेस्ट आपकी सामने की तरफ को लिफ्ट करेगी, शोल्डर्स नीचे की तरफ को रहेंगे। शोल्डर लिफ्ट नहीं होने चाहिए, शोल्डर्स आपके डाउन रहेंगे। बस इतना ही आपको स्ट्रेच देना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि ये वार्मिंग अप स्ट्रेच है। ये आपका एक अच्छा क्वालिटी वाला वार्मिंग अप स्ट्रेच है, जिसमें आपने अपने हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट करने के लिए अपनी हील को प्रेस करके रखा है, अपनी थाई को, जो थाई का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो प्रेस करके रखा अपनी योग मैट पे, अपनी क्वाड्स और नी कैप को आपने पुल करके रखा हुआ है। यहां पर कुछ श्वास और प्रश्वास देगा, अच्छा सा स्ट्रेच देने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर लेके आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। बस अब अपने पैर को बदल लीजिए, बायां पांव सीधा करेंगे और दायां पांव को मोड़ेंगे। प्रैक्टिस यही रहेगी, एक्टिवेशन पे ध्यान दें पैर के, अपनी हील को प्रेस करें, थाई को प्रेस करें। आपकी जो फीमर है वो इंटरनली रोटेट हो रही है इस आसन में, खासकर जो आपका एक्सटेंडेड लेग है, जो आपका दूसरा बेंडिंग लेग है उसकी एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, वो हिप ओपनिंग पोजीशन में चला जाता है। ये क्लोज्ड हिप को फॉलो करता है, हालांकि ये आसन हिप ओपनिंग ही माना जाता है। चलिए अब यहां पर क्वाड्स को पुल करेंगे, नी कैप को पुल करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, अच्छा सा स्ट्रेच देंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे और पैर के पंजे को पकड़ेंगे। वेरी गुड। अब शोल्डर आपके नीचे आ जाएंगे, स्पाइन को जितना हो सकता है ऊपर को लिफ्ट करेंगे, लोअर बैक से चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, शोल्डर्स को जितना हो सकता है नीचे की तरफ को रखेंगे। आप चाहें तो अपने पैर के पंजे को देख सकते हैं या फिर सामने एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर सकते हैं।
यहां पर रुकेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। आपको कुछ श्वास प्रश्वास यहां पे लेनी है और इसके बाद श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को स्ट्रेच करवाते हुए ऊपर ले आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। अब दोनों पैरों को सामने लेके आ जाएं और दोबारा से अच्छे से पैरों को शेक कर लें। बहुत सुंदर। अब यहां से आगे का जो अभ्यास है हमारा वो खड़े होकर के होने वाला है, तो यहां से हम लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो होने वाली है हमारे एंकल के, ताकि हमारे एंकल की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी यहां पर बढ़े। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि आपको श्वास को भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर लेके जाना और हील को भी रेज करना है, साथ साथ पैरों पे एक्टिवेशन बनाना है। श्वास को छोड़ते हुए आपने हाथों को नीचे लेके जाना है और अपने हील्स पे बैलेंस करना है और आगे वाले हिस्से के पंजे को जितना हो सकता अपने आप से आपने उठाने का प्रयास करना है। फिर नीचे लेके जाना है उन्हें, श्वास को भरते हुए हाथ फिर ऊपर जाएंगे, हील को उठाना है। इस तरह से डायनामिकली चलता रहेगा कंटिन्यूसली। कंटिन्यू करके दिखाएंगे। इस तरह से ये डायनामिकली चलता रहे। तो चलिए आप भी साथ में प्रैक्टिस को करें। लगभग आपने इस प्रैक्टिस को 8 से 10 बार रिपीट करना है। ये आपके हाथों और कंधों पे, बैक पे एक अच्छा सा स्ट्रेच लेके आएगी। हम एंकल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी मोबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि बैलेंसिंग के दौरान हमारा एंकल ज्यादा हिले डुले नहीं और हम बैलेंस को अच्छे से फॉलो कर पाए। क्योंकि अगर आपका ग्राउंडिंग लेग अगर सपोर्ट नहीं करेगा आपको इस प्रैक्टिस को करने में, तो जो आपका लिफ्टेड लेग में अगर छोटी मोटी कमी होगी, यानी कि आपकी हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल नहीं होगी और फिर ग्राउंडिंग लेग भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको इस प्रैक्टिस को करना चाहे तो इसकी 2-3 रिपीटेशन और कर लें अगर आपको लगता है कि आपका एंकल स्ट्रांग नहीं है। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब ये जो है ये आसन हमारे एग्जैक्ट प्रिपेरेटरी पोज हैं जो आपको प्रिपेयर करेंगे उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन की सीरीज के लिए। हमारी अगली प्रैक्टिस के लिए आपको सिंपली आगे को झुक जाना है, घुटनों को मोड़ते हुए। जब आप आगे को झुकेंगे तो घुटने आपके हल्के से मुड़े रहेंगे, थोड़ा और मोड़ लीजिए। हाथ और कंधे, सिर, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देनी है आपने। 2 आसनों के बीच का ये कॉम्बिनेशन है। आपने उत्तानासन करना है बहुत ही रिलैक्स अवस्था में और फिर एक्टिवली आपने यहां से चेयर पोज में जाना है। तो यहां पर घुटनों को मोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, इनहेल करते हुए आपने हाथों को सामने से स्ट्रेच करवाना है और चेयर पोज पे जाना है। चेयर पोज के जो बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए, जैसे कि घुटना आपके टोज से आगे नहीं आना है और दूसरा आपके लोअर बैक पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपने जैसे ऊपर को उठ रहे हैं तो बटक्स को रोल करके ऊपर आना है, यानी कि टेलबोन आपकी टक इन होगी। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और आगे को झुक जाएंगे वापस। ऑलराइट, इसी प्रैक्टिस को हम लोग रिपीट करेंगे दोबारा से। श्वास को भरते हुए हाथों को सामने स्ट्रेच करते हुए ऊपर को आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे झुक जाएंगे, फिर से श्वास को भरते हुए हाथ सामने से स्ट्रेच करते हुए ऊपर को आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे से फिर झुक जाएंगे। बहुत अच्छे, रिपीट करते रहें। श्वास को भरते हुए सामने से हाथ स्ट्रेच करें, ऊपर को आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आप आगे को झुक जाएं। फिर से करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ सामने से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और करने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए हाथ सामने से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे उत्तानासन, श्वास को भरते हुए वापस से उत्कटासन। रुकेंगे यहां पर, होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1 2 पोज में एक्टिवेशन बना के रखें। लेजीनेस आपके पोज के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट सीरीज को कर रहे हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिशनर है और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिशनर कभी भी अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं रखता है, एक्टिव करके रखता है, फोकस रहता है अपनी प्रैक्टिस के साथ। बहुत अच्छे, रुके रहेंगे, ब्रीदिंग करते रहे साथ साथ। 3 4 5 श्वास को छोड़ते वापस से आप उत्तानासन की स्थिति में झुक जाएंगे। यहां पर रुके रहेंगे क्योंकि यहां से हम लोग कुछ और आसन करने जा रहे हैं। यहां से आपने अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ना है। हम लोग पादांगुष्ठासन का अभ्यास यहां पे करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग हैंड टू बिग टो पोज कहते हैं। आपने अपने पैरों के अंगूठे को अपने पहली और दूसरी अंगुली से नीचे से ले आकर के आपने पकड़ना है। ऐसे ही हम लोग उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन में भी पकड़ते हैं और अंगूठा आपका ऊपर से आएगा। ऑलराइट, आपने फिर सिर को उठा करके सामने को देखना है, श्वास को भरना है, अपने लोअर बैक से एक्सटेंशन लेके आना है जब आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, और श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट को सामने की तरफ को लिफ्ट करते हुए अपने पेट को थाइस के पास लेके जाना है, चेस्ट को घुटने के पास, और अपने सिर को, अपने माथे को अपने शिन बोन के पास, यदि आप बैक को सीधा रख सकते हैं और यदि आप पे फ्लेक्सिबिलिटी है तो। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है, ग्लूट्स टाइट है, लोअर बैक में टाइटनेस है,
तो आप घुटने को मोड़ के भी ही जा सकते हैं इस आसन में। बस ध्यान रखेंगे एक्सटेंशन आपके लोअर बैक से आना चाहिए, मिड बैक में कंप्रेशन नहीं होना चाहिए, आपकी जो बैक है बहुत ज्यादा राउंड शेप में ना हो, हम्प आपके मिड बैक में ना आए। यहां पर 2 4 5 श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। यदि आप घुटने को मोड़ के कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना ही है, यदि आप घुटने को मोड़ के इस आसन को कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर को लिफ्ट करें, ताकि आपको ग्लूट स्ट्रेच भी मिले, आपको एक जेंटल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी मिले, ताकि आपकी जो प्रोग्रेस है वो आपके आसन की में चलती रहे। क्योंकि ये आसन जो है ये प्रिपेरिटी आसन है। अब प्रिपेरिटी में ही हमारा जो मेन फोकस है वो वीक हो जाएगा, यानी कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच ही नहीं होगी तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑलराइट, अब आपने श्वास को बढ़ते हुए सामने को देखना है, सिर को उठाना है, अर्ध स्थिति यानी कि हाफ पोजीशन में यहां पर आ जाएंगे, हाथों को सामने ले आएंगे, रिलीज करेंगे और यहां से अब हम लोग दूसरे आसन में जा रहे हैं, पाद हस्तासन, हैंड्स अंडर द फीट। आपको एक एक पांव उठा करके हाथ पैर के नीचे से लेकर के जाना है। ऑलराइट, जब आप यहां पर इस स्थिति को बनाते हैं, यहां पर आप ध्यान देते हैं, जब आप अपने पैरों को अपने हाथ के ऊपर लेके आते हैं तो आपके पैरों की उंगलियां हैं वो आपके पूरा रिस्ट के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, नहीं तो आपके रिस्ट में प्रेशर आने लगेगा। अगर प्रेशर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा ऊपर लेकर के आ गए हैं, तो अपने रिस्ट को थोड़ा सा बाहर निकालें और फिर प्रयास करें। अब इस स्थिति में क्या होता है कि शरीर का जो वजन है वो बहुत ज्यादा हील की तरफ चले जाता है, तो आपको अपने पैरों का जो आगे वाला हिस्सा है उसको भी प्रेस करना है थोड़ा सा, ताकि वजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, आगे की तरफ भी आए। श्वास को भरते हुए हम लोग सामने की तरफ देखते हैं, अपने लोअर बैक से एक्सटेंशन लेकर के आते हैं, श्वास को छोड़ते हुए अपने पेट को थाइस के पास, चेस्ट को घुटने के पास, और यदि आप और डीप जा सकते हैं तो फिर माथे को शिन बोन के पास, नहीं तो सिर को उठा करके रखें, अर्ध स्थिति पर रहेंगे। ऑलराइट, यहां पर इस स्थिति में थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए पैरों को आप हिप डिस्टेंस पे खोल सकते हैं, ऐसा ही आप पादंगुष्ठासन में कर सकते हैं, इससे आपके एडक्टर भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। हालांकि इस प्रैक्टिस को हम पैर मिला के भी करते हैं। अगर आप प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो इनर थाई एडक्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व रहे इस प्रैक्टिस में, सोल्स भी आपकी इन्वॉल्व रहे इस प्रैक्टिस में, तो आपको पैरों को फैला के करना चाहिए। बस ध्यान रखें कि पैर सीधे रहें, ऐसे बाहर को तिरछे ना हो, वी शेप में ना हो, एकदम से सीधे रहें। ऑलराइट, इस प्रैक्टिस के बाद आपने श्वास को भरते हुए सिर को उठाना है और धीरे धीरे हाथों को पैरों से बाहर निकालना है, घुटनों को मोड़ना है, हाथ कमर पे लेके आएंगे और फिर धीरे से ऊपर उठ करके खड़े हो जाएंगे। यदि श्वास आपने रोक रखी है तो श्वास को छोड़ें, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहां से हम लोग हमारा जो मेन पीक आसन है वहां पे हम लोग चलते हैं। हमारा पहला आसन है उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन। उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन की प्रैक्टिस के लिए हम लोग पहले जो हमारा ग्राउंडिंग लेग हम लोग जो चुनेंगे वो राइट होगा, क्योंकि बैलेंसिंग जब भी पोजीशन आती है तो हमारा मेन लेग उस बैलेंसिंग को फॉलो करता है, ना कि लिफ्टेड लेग को फॉलो करता है। अब हर टीचर का अपना अपना कराने का तरीका होता है। फिलहाल जो मेरा जो मेथड है, मैं बैलेंसिंग आसन में बैलेंसिंग को मेन मानता हूं और मेन लेग हमेशा हमारा राइट होता है। जब भी हम लोग पहले किसी भी आसन को करते हैं तो राइट लेग से करते हैं, तो यहां पर आपको अपने बॉडी वेट को राइट लेग पर शिफ्ट करना है। बस ध्यान रखेंगे कि आपके टोज स्क्वीज नहीं होने चाहिए, स्प्रेड होने चाहिए, ग्राउंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद आपने धीरे से अपने लेफ्ट लेग को उठाना शुरू करना है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे तो बैलेंस अच्छा रहता है, अगर बहुत ज्यादा अकड़ करके उठेंगे तो थोड़ा सा कठिन होगा। आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से उठाना है और ग्रिप करना है अपने बिग टो को। इसको पकड़ने के बाद चेस्ट को लिफ्ट करें, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे एक्टिवेशन बढ़ाना स्टार्ट करना है। पहले थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड से आपको स्टार्टिंग करनी होती है और फिर एक्टिवेशन को धीरे 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 बिल्डअप करना स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे पैर भी आपका सामने को जाता रहेगा। जैसे ये पैर एक्सटेंड हो रहा है, आपको ग्राउंडिंग लेग की थाई को इंटरनली रोटेट करके अपने क्वाड्स को लिफ्ट करना है, नी कैप को लिफ्ट करना है। बस यही आपको यहां भी करना है। यहां पर आपकी हील हल्की सी बाहर को स्ट्रेच हो रही है, परंतु ध्यान देंगे कि एक बैलेंसिंग स्ट्रेच है, ऐसा नहीं है कि एंकल पे कंप्रेशन आ रहा है। कई बार क्या करते हैं कि हम लोग एंकल को ओवर फ्लेक्स कर देते हैं पुल करने के चक्कर में, तो वो ना करें। बाकी आपको क्वाड्स को लिफ्ट करना है, नी कैप को लिफ्ट करना है, शोल्डर्स आपके डाउन रहेंगे, चेस्ट आपकी लिफ्टेड रहेगी, जो दूसरा हाथ है वो कमर पे ही रहेगा। सामने एक बिंदु पे दृष्टि को केंद्रित करना है। इस तरह से ये आपका उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन हो जाएगा। रुके रहें, स्थिति को बनाए रखेंगे। यदि हाथ पैर तक नहीं पहुंच रहा है तब आपको स्टेप का प्रयोग करना है। स्टेप लेकर के स्टेप से अपने पैर को होल्ड करना है, चाहे दोनों हाथ यूज कर लें, चाहे आप एक हाथ यूज कर लें।
तो इस तरह से स्टेप का ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि इससे भी नहीं हो पा रहा, बैलेंसिंग की ज्यादा दिक्कत आ रही, तो स्टेप यूज करें और वॉल के सहारे कर लें। यदि आप अभी प्रिपरेटरी स्टेज में, तब तो आपको चेयर लगा के करना चाहिए, चेयर के ऊपर पैर रखें, पूरा सहारा लें। चलिए, अब यहां से आपको धीरे धीरे घुटनों को मोड़ना है और धीरे से पैर को नीचे रिलीज कर देंगे। यही प्रक्रिया को अब हम लोग दूसरे पांव से दोहराएंगे। सबसे पहले बॉडी वेट शिफ्ट करें, फिर उसके बाद धीरे से पैर को उठाएं, घुटनों को हल्का सा माइक्रो बेंड करके रखें बिगिनिंग में, और फिर अपने अंगूठे को पकड़ने के बाद धीरे से श्वास को भरते हुए, इनहेल करते हुए आपको पैर को सीधा करना है। पैर एक बार सीधा होने लग जाए, फिर आपने ब्रीदिंग अपनी कंटिन्यू करनी है। तब तक आपने ब्रेथ रिटेंशन करना है, यानी कि अंतरकुंभक लगाना है। जो हमने इंस्ट्रक्शन पहले बोले थे वही आपको दोबारा से फॉलो करना है। आपकी थाइस इंटरनली रोटेट हो रही है, क्वाड्स को पुल करना है दोनों पैरों की, नी कैप को पुल करना है, एंकल में ओवर फ्लेक्शन नहीं आने देना है, इसलिए टोस को भी हल्का सा आगे को पुश करके रखें। शोल्डर्स आपके डाउन होंगे, चेस्ट लिफ्टेड रहेगी। एक बिंदु पर दृष्टि लगाएं, क्योंकि ये बैलेंसिंग आसन है। जब भी आप बैलेंसिंग करते हैं तो अपनी दृष्टि को भूलें नहीं, दृष्टि सामने एक बिंदु पे लगा के रखें और ब्रीदिंग आपकी चलती रहनी चाहिए। यहां भी आप स्टेप का प्रयोग कर सकते हैं। बैलेंसिंग ज्यादा बिगड़ रही है तो वॉल का सपोर्ट लें। चलिए, इसके बाद धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे और रिलीज करेंगे अपने पैर को। आप चाहें तो पैर को शेक कर सकते हैं यदि आपको जरूरत है। तो ये था हमारा उत्थित हस्त पादंगुष्ठासन ए। इसके बाद हमारा है उत्थित हस्त पादंगुष्ठासन बी, जो कि कुछ लोग उत्थित हस्त पादंगुष्ठासन ए करने के बाद ही पैर को बाहर को लेके जाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट चले जाते हैं। तो हम लोग यहां पे उत्थित हस्त पादंगुष्ठासन ए पे वापस आएंगे और फिर बी में जाएंगे। कहीं पे इस बी को पार्श्व हस्त पादंगुष्ठासन भी कहा जाता है। पार्श्व यानी कि साइड, पैर को कहां लेके जा रहे हो आप, साइड पे लेके जा रहे हो, इसलिए उसको पार्श्व हस्त पादंगुष्ठासन कहा जाता है। ऑलराइट, रेडी? तो चलिए वापस से अपने राइट फुट पे बैलेंस करेंगे, लेफ्ट को लिफ्ट करेंगे, ग्रैब करेंगे अपने बिग टो को, श्वास को भरेंगे, पांव सीधा, श्वास को रोकें और फिर इस पांव को आपने साइड को लेकर के जाना है, श्वास को छोड़ना है। इस तरह से ये आसन की स्थिति आएगी। शोल्डर्स डाउन होंगे, चेस्ट लिफ्टेड होगी। आपकी जो लिफ्टेड लेग थाई है वो एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, जो ग्राउंडिंग लेग थाई है वो इंटरनली रोटेट हो रही है। दोनों थाई अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन है, परंतु आपको क्वाड्स और नी कैप को लिफ्ट करके रखना है, एंगेजमेंट बना के रखें। बहुत अच्छे, रुके रहेंगे, ब्रीदिंग करते रहें, ब्रीदिंग करते रहें। बहुत सुंदर। अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित जरूर करें। बहुत बढ़िया। अब धीरे से घुटने को मोड़ेंगे और धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएंगे। यही प्रैक्टिस हम लोग दूसरे पैर से करें, परंतु दूसरे पैर के लिए मेरे पास एक टिप्स है आप लोगों के लिए, ध्यानपूर्वक सुनना और प्रैक्टिस करना। आपने लेफ्ट फुट पे बैलेंस करना है और राइट को लिफ्ट करना है इस बार। अब हम लोग क्या करेंगे, जब आप इसको लिफ्ट कर रहे हैं यहां पे, आपने इस पैर की जो लिफ्टेड लेग है, इस पैर की थाई को मैक्सिमम एक्सटर्नली रोटेट करवाना है, जिसके लिए आपने इसे इस तरह से फुट को लिफ्ट करें ताकि ये आपकी जो थाई है वो एक्सटर्नली रोटेट होते चले जाए। जितना इसको लिफ्ट कर सकते हैं लिफ्ट करें, इसको एक्सटर्नली रोटेट करवाएंगे। अब यहां से पैर को सीधे साइड को लेके जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका हिप पहले से ज्यादा खुलेगा, हाइट भी पैर को एक अच्छी मिलेगी, आपको एक अच्छा एंगेजमेंट अपने पैर पे लगने लगेगा और हिप भी आपका ज्यादा खुलेगा। तो आप इस तरह से भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस और भी प्रोग्रेसिव हो जाती है। इस आसन को यदि आप नहीं कर पाते हैं अंगूठे को पकड़ के, यहां भी आप स्टेप का प्रयोग कर सकते हैं। यदि स्टेप से भी काम नहीं चल रहा, आप फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, वैसे तो इंटरमीडिएट है, आपको ये करने से पहले ये बेसिक प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, फिर भी आप अपने पैर के नीचे पे चेयर रख सकते हैं साइड को ले जाने के बाद, या दीवार के सहारे लेकर के आ सकते हैं। अगर आपके दीवार पे विंडो है तो उसके ऊपर पाँव रख लें, जहां पर आप पैर को अच्छे से फंसा लें। तो इस तरह से आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इवन ये क्या कर सकते हैं कि आप वहां पर होल्ड करने के बाद अगर आपको प्रोग्रेशन नहीं लग रहा है तो अपर बॉडी को लीन करें, लेटरल मूवमेंट करवाएं ताकि प्रोग्रेशन दिखे। जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करके रखें, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। अपना ध्यान एक बिंदु पे लगा के रखें। बहुत सुंदर। अब यहां से हमने धीरे से घुटने को मोड़ना, जैसे हम जाते हैं वैसे ही वापस आते हैं। धीरे से घुटने को मोड़ेंगे और धीरे धीरे फिर पैर को नीचे लेके आ जाएंगे। हमेशा एक डिसिप्लिन जब आप क्रिएट करते हैं आसनों की प्रैक्टिस में, तो हमेशा यह ध्यान देना है कि जिस विधि से आप गए थे उसी विधि से आप वापस आए। तब आपकी प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव होती है और एक सिस्टम आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है, और प्रैक्टिस के साथ आपकी ऑनेस्टी भी जुड़ जाती है। नहीं तो क्या होता है कि ये आसन क्यों करते हैं, हमको ये अच्छा लगता है, परंतु उसके पीछे कोई पर्पस नहीं होता, रीजन नहीं होता, एक मोटिवेशन नहीं होता है।
ऐसा नहीं है कि योग में आकर के सब कुछ फ्री हो जाता है। मेंटली आप डेफिनेटली आप एक फ्रीडम क्रिएट करते हैं, परंतु आप अनडिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं, आप एक डिसिप्लिन लाइफ की ओर बढ़ने लगते हैं फ्रीडम के साथ में। एक योगी के जीवन में हमेशा लक्ष्य होता है। अगर आप लक्ष्य विहीन योगी बन रहे हैं तो आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, आप योग के रास्ते में नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन जरूर रखें। चलिए हम लोग इसके सी वेरिएशन को करेंगे। सी वेरिएशन के लिए वापस से आपको राइट लेग पे बैलेंस करना है, लेफ्ट को लिफ्ट करना है। वेरिएशन सी के लिए आपका पांव अपने अंगूठे को पकड़ने के बाद, पकड़ लीजिएगा, पकड़ने के बाद आपने सामने को लेके जाना है, जितना उठा सकते हैं उठाएं, और उसके बाद धीरे से अंगूठे को छोड़ दें, पैर को उठा के रखें। यहां पे आप फुट को फ्लेक्स भी कर सकते हैं, पॉइंट भी कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप अपने अनुसार कर सकते हैं। फ्लेक्स करते हैं तो ये आपके सॉकेट के अंदर पूरा चला जाता है, थोड़ा इंगेजमेंट आपको फील होता है, परंतु कुछ लोगों को ये ऐसे में पैर भारी लगता है तो उनको पॉइंट करना चाहिए। तो इस तरह से करके आप कोई भी विधि आप चूज कर सकते हैं। होल्ड करेंगे, ध्यान एक टक एक बिंदु पे रहेगा, ब्रीदिंग आपकी चलती रहनी चाहिए। जरूरी नहीं इतना आपका पाँव उठ जाए, अगर आपका पाँव इतना भी उठ रहा है तो काफी है अभी के लिए। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। अब यहां पे हम लोग पैर को स्विच करेंगे। पवन जी के साथ में आपने दूसरे पैर से करना है, तो उसके लिए आपने लेफ्ट पे बैलेंस करना है, राइट को उठाना है, अंगूठे को पकड़ें, श्वास को भरते हुए पैर सामने लेके जाएं। बहुत अच्छे। श्वास को पहले रोकें और हाथ छोड़ें, फिर आपकी ब्रीदिंग हल्की हल्की चलती रहनी चाहिए। लंबा डीप एक्सेल कर दोगे तो पाँव आपका पूरा नीचे आ जाएगा। पूरा डीप एक्सेल नहीं करना होता है, शैलो ब्रीदिंग करें, ये टिप है इसकी। शैलो ब्रीदिंग करेंगे तो आप होल्ड कर पाएंगे पैर को एक हाइट पे, नहीं तो पाँव नीचे आने लगता है। यहां भी आप चूज कर सकते हैं, फ्लेक्स करना है, पॉइंट करना है, होल्ड करके रखें, अपने दृष्टि को एक बिंदु पे केंद्रित करके रखें। ब्रीदिंग आपकी हल्की हल्की शैलो ब्रीदिंग चलती रहेगी। बैक को स्ट्रेट करें, बहुत ज्यादा पीछे को लीन नहीं करना है। कोर को एक्टिव करें ताकि पैर आपका स्टेबल रहे। आपके पैर का कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे कोर के साथ आ जाता है। अगर कोर आपकी आगे से एक्टिव है, सेंटर कोर आपकी एक्टिव है, तो पैर को आप काफी हद तक उठा पाते हैं। चलिए इसके बाद धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। यदि आप चाहें तो पैर को शेक कर सकते हैं यदि जरूरत है तो, अन्यथा मत करें, क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल की प्रैक्टिस में हैं और आप चाहते हैं कि मसल मेमोरी को अपनी बॉडी में बांध कर रखना है, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पोज करें तो आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लास्ट टाइम कितनी थी और कहां पर आपको इंप्रूव करना है, कैसे इंप्रूव करना है। अगर आप चाहते हैं कि सारी मेमोरी आपके बॉडी के अंदर रहे तो फिर शेक ना करें। बिगिनर के लिए शेक ओके होता है, परंतु एक इंटरमीडिएट और एडवांस प्रैक्टिशनर को बार बार बॉडी को शेक नहीं करना चाहिए। अपनी बिगिनिंग में करना चाहिए, बिगिनिंग में ठीक है, और अंत में रिलैक्सिंग पोजेस करना चाहिए, तब भी आप शेक ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर ये प्रैक्टिस है। यदि आप चाहें तो इसकी और भी रिपीटेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने बैठ करके रोलिंग करनी है। तो यहां पर हम लोग बैठ जाएंगे। रोलिंग से आपके लोअर बैक में, जैसे जब खड़े थे हल्का सा बॉडी हल्की सी लीन तो होती है हर आसन में, तो बैक पे लोड हल्का सा रहता है। रोलिंग से बैक में एक अच्छी सी मसाज हो जाती है, जिससे आपकी बैक रिलैक्स हो जाती है। तो रोलिंग क्या है, यहां पर ये काउंटर पोज है और आपको एक रिलैक्सिंग फीलिंग भी दे रहा है, तो ये एक रिलैक्सिंग पोज भी है। तो यहां पे आपको रोलिंग स्टार्ट करनी है, आगे पीछे लुढ़कना है, श्वास को छोड़ते हुए मैट की तरफ जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर को आएंगे। देखिए अगर आप इंटरमीडिएट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा प्रयास करेंगे, पूरा पंजों पे आए, एक अच्छी रोलिंग दें, क्योंकि हमारी ये जर्नी एक दिन की नहीं है, ये पूरे 7 दिन की है और इसको आपने रिपीट भी करना है। तो हर दिन की प्रैक्टिस दूसरे दिन को प्रमोट करती है। एक आसन की प्रैक्टिस दूसरे आसन को प्रमोट करता है। तो आपको जितना हो सके अच्छे से आपको हर आसन को परफॉर्म करना है। तो अच्छे से यहां पर रोलिंग करने के बाद आपने घुटनों को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लेके जाना है, श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए अपनी चेस्ट की तरफ घुटनों को खींचेंगे। एंकल को रिलैक्स रखें, एंकल बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, हाँ, और घुटने को चेस्ट की तरफ को खींचें। इसके बाद पैरों को खोलेंगे और हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं सुप्त मत्स्येंद्र आसन। सुप्त मत्स्येंद्र आसन के लिए पैरों को पहले सीधा कर लें, फिर उसके बाद अपने दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की थाई के ऊपर रखेंगे। इसको आप बाहर से भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको इस तरह से थाई के ऊपर भी रख सकते हैं। ऑलराइट, अब यहां पे आपने अपोजिट हैंड यूज करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड को अपने राइट थाई के ऊपर रखना है, राइट आर्म को सीधा साइड पे लेके जाना है, शोल्डर लेंथ पे, हथेली नीचे रहेगी थोड़ा एक्टिवेशन के लिए,
और फिर यहां पर श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए अपनी राइट नी को लेफ्ट साइड को लेकर के जाना है। आपका जो लेफ्ट एंकल बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, इसको रिलैक्स छोड़ो। हाँ, लेफ्ट लेग में कोई भी रूल नहीं है, घुटना मुड़ा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस पैर को जितना आप नीचे को लेके जा सकते हैं श्वास को छोड़ते हुए लेकर के जाएंगे। अगर एक बार में नहीं आता है तो जहां तक आप जा सकते हैं इजीली वहां तक जाएं, फिर बहुत ज्यादा प्रेशर ना दें, फिर दोबारा श्वास लें, फिर श्वास को छोड़ते हुए थोड़ा और नीचे को दबाएं जितना आप लेके जा सकते हैं। इसमें एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि आपके शोल्डर्स मैट के पास पे रहेंगे। आपका जो लेफ्ट शोल्डर है वो भी मैट के पास रहना चाहिए एकदम से नीचे, और राइट शोल्डर है उसको भी अपने पास में रखना है। कई बार क्या होता है, कई लोगों का राइट शोल्डर बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है। यदि आपका राइट शोल्डर बहुत ज्यादा ऊपर उठा हुआ है तो आपको अपनी लेफ्ट शोल्डर ब्लेड को हल्का सा बाहर की तरफ को पुल करवाना है। उसके लिए आपको राइट पाम को प्रेस करना पड़ेगा, बॉडी को हल्का सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि लेफ्ट शोल्डर ब्लेड आपकी इस साइड को आए, तो ये वाला जो शोल्डर है ये और भी अच्छे से नीचे को चला जाता है। इस तरह से एक अच्छा सा ट्विस्ट आपको देना है। यदि आपका घुटना पूरा नीचे नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा स्पेस है, डिस्कंफर्ट लग रहा है, तो घुटने के नीचे पे कोई ब्लॉक रख लें या फिर कुशन रख लें। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लॉक है, मैं इनको यहाँ पर ब्लॉक दे दूंगा, और जैसे ही आपके पास एक सपोर्ट आ जाता है तो आप एक अच्छे से आपका ट्विस्ट जो है वो और अच्छा हो जाता है। सपोर्ट के साथ ट्विस्ट और अच्छा होता है। हालांकि ब्लॉक क्या करता है, रेजिस्ट करता है, क्योंकि वो दब नहीं सकता। अगर आप कुशन इत्यादि रखेंगे, ब्लैंकेट रखेंगे, थोड़ा और दब जाएगा, तो आपको प्रोग्रेशन भी दिखेगा अपनी प्रैक्टिस में। ऑलराइट, इस अच्छे से स्ट्रेच के बाद आपने श्वास को भरते हुए पैर को ऊपर लाना है, धीरे धीरे ऊपर लेके आए। श्वास को छोड़ते हुए पैर को चेस्ट की तरफ को पुल करेंगे, एक बार अच्छे से पुल कर लें और फिर पैर को स्विच कर लेंगे। राइट लेग स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और राइट थाई के ऊपर रखेंगे। बहुत अच्छे, अपोजिट हैंड का यूज करें, राइट हैंड को यहां पर लेके आएंगे, लेफ्ट आर्म को आपने स्ट्रेच करना है साइड को, श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग को राइट साइड को लेके जाना है। एक चीज और जो मैंने लास्ट टाइम मिस कर दी थी कि आपका जो हेड है वो अपोजिट डायरेक्शन, लेग के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा। यानी कि अगर आपने पैर को अपने राइट की तरफ को टर्न किया है तो लेफ्ट की तरफ को रोटेट होगा। इस तरह से आपको यहाँ जो आपका एक्सटेंडेड आर्म है वहां की तरफ आपको हेड को लेके जाना है। अब इसका भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर टिप्स बताता हूँ कि आपको क्या करना है। हेड जब आपका सीधा है, इसके सीधा रखें, इसको हल्का सा ऊपर उठाएं और उसके बाद रोटेट करवाएं, तो इससे आपकी नेक सीधी रहती है। यदि आप सीधे रोटेट करवाएंगे तो आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। सिर को हल्का सा जमीन से उठाना और फिर रोटेट करवाते हुए जमीन पर रखना है, इससे आपकी नेक पीछे से सीधी रहती है। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा, लंबा धीमा गहरा श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। एक अच्छा सा स्ट्रेच दें। यहां भी ध्यान देंगे कि आपका जो लेफ्ट शोल्डर है वो जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर ना रहे, जमीन के पास पर रहे। उसके लिए आपको राइट शोल्डर ब्लेड को हल्का सा बाहर की तरफ को शिफ्ट करना पड़ेगा। ब्रीदिंग चलती रहनी चाहिए। इस आसन के बाद आपकी बैक एकदम से रिलैक्स हो जाएगी और आपने जो भी प्रैक्टिस की उसका बेनिफिट अब यहां पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑलराइट, अब धीरे से ऊपर आ जाएंगे, सेंटर पे आ जाएं श्वास को भरते हुए, और इस वाले पांव को भी मोड़ लें और श्वास को छोड़ते हुए पुल करेंगे। एक अच्छा सा स्ट्रेच दें, इससे थोड़ा बैक एडजस्ट भी हो जाती है, क्योंकि ट्विस्ट के दौरान पे आपकी वर्टिब्रा रोटेट भी होती है और आपकी वर्टिब्रा मूव भी होती है अपने सेंटर लाइन से। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब आप इस तरह से स्ट्रेच करवाते हैं तो आपकी स्पाइन अपने जो मिड लाइन है वहां पर वापस आ जाती है और अपनी जो उसकी न्यूट्रल पोजीशन होती है इसमें आ जाती है। अब यहाँ से शवासन में किस तरह से जाना है वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। घुटनों को मोड़ लें, ध्यानपूर्वक सुने और देख भी लें एक बारी। अगर आप एक अच्छा शवासन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपने घुटनों को मोड़ना है, सीधे पाँव नहीं खोलना है, बटक्स को रोल करवाना है ताकि लोअर बैक फ्लैट हो। अब आपने अपने किसी भी एक पाँव को लिफ्ट करना है, किसी भी एक पैर को लिफ्ट कर लें, ऊपर को लिफ्ट करेंगे इस तरह से, बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं लेके जाना है, ऊपर को लिफ्ट करना है और हील को पुश करना है। हील को पुश करवाओ, हील को ये हील को पुश करना है आपको, और फिर थाई को एक्सटर्नल रोटेशन देना है और फिर इसको नीचे लेके जाना है अपने योग मैट के कॉर्नर पे। ऐसे ही आपको दूसरे पाँव से करना है। लिफ्ट करें दूसरा पाँव, लिफ्ट 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 लिफ्ट, हील को पुश करवाएं, फिर एक्सटर्नल रोटेशन दें और फिर धीरे 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 नीचे मैट के कॉर्नर की तरफ लेके जाए। फिर अपने शोल्डर को हल्का सा लिफ्ट करते हुए, हाथों को लिफ्ट करते हुए रोटेशन करवाएं शोल्डर का, और फिर हाथों को खोलें, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखों को बंद करें। जब आंखों को बंद करेंगे ध्यान देंगे कि आपके सिर का पीछे का हिस्सा आराम पूर्वक योग मैट पे लगा हुआ है। पैरों की स्थिति, हाथों की स्थिति समझने के बाद आपने भी लेट करके वही करना है। फिर आंखों को बंद करके ध्यान देंगे कि आपके सिर का पीछे का हिस्सा आराम पूर्वक मैट पे रेस्ट कर रहा है और आपके जो नेक का जो नेचुरल कर्व है
वो नेचुरली मेंटेन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने चिन को टक कर दिया और गर्दन को पीछे से खींच दिया है। हम अपने हमारे जितने भी नेचुरल कर्व हैं, हम चाहते हैं कि वो मेंटेन रहें। तो उसके लिए इन बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी शोल्डर ब्लेड ज़्यादा स्क्वीज है, उनको हल्का सा बाहर की तरफ को स्प्रेड करें ताकि बैक पूरी तरह से फ्लैट हो जाए। जब आप शवासन में आ जाएं तो सबसे पहले आपको फिजिकल रिलैक्सेशन पे ध्यान देना है। एकदम से ब्रीदिंग पे नहीं जाना है। पूरा ध्यान अपने पैर के तलवे से लेकर के सिर के ऊपर वाले हिस्से पे लेके जाना है, एक एक अंग पे, एक एक लिम्स पे। महसूस करना है कि पूरा का पूरा शरीर आराम की अवस्था में जा रहा है। उसके बाद ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। लंबी धीमी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। फिर आसपास की आवाजों पे की आवाज आ रही है, कोई किसी गाड़ी के चलने की, लोगों के चलने की, पंखे की चलने की वगैरह वगैरह, आवाज आ रही है और जा रही है, उससे अटैच नहीं होना है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि शून्यता आपके अंदर आने लगेगी और आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। शवासन आप यहां पर 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट, ये मिनिमम टाइम है इसका, और इतने में एक अच्छा खासा शवासन वैसे हो जाता है। अगर आपको और भी लंबा करना है तो इसे बढ़ा करके 10-15 मिनट, आपको इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि शवासन आपको लंबा करना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर प्रैक्टिस की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तभी लंबा शवासन दें, और या फिर आप एकदम से बिगिनर हो तब लंबा शवासन दें। अन्यथा अगर आप लंबा शवासन देते हैं तो बॉडी लेजी होने लगती है। फिर नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए उतनी अच्छी एनर्जी नहीं आती है और बार बार आप सोचते हैं शवासन कब आएगा, शवासन कब आएगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा शवासन ना दें। इस तरह से ये आपका शवासन हो जाएगा। शवासन होने के बाद धीरे से घुटनों को मोड़ना है और अपनी दाहिनी तरफ पलट करके आपको धीरे धीरे बैठना शुरू करना है। तो आपको घुटनों को मोड़ना है और अपने दाहिनी तरफ पलटना है। अपना टाइम लें, आराम से मोड़ें, दाहिनी तरफ पलट करके आप धीरे से बैठ जाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी इंटरमीडिएट सीरीज की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के समाप्ति के बाद आपके अंदर एक पीस और कामनेस यहां पर आने लग गई होगी। आप इस बेनिफिट को और भी अच्छे से अपने अंदर सेटल करना चाहते हैं तो एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन और 3 बार शांति का उच्चारण जरूर करें। तो इसके लिए आपको हाथों को नमस्कार की स्थिति पे लाना है। आंखों को बंद करके मेरे साथ में श्वास को लंबा धीमा गहरा अंदर भरें और ओमकार का उच्चारण करें। शांति शांति शांति। धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएं, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लाएं और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, धीरे से सिर को उठाएंगे। नमस्कार।